स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम शरीर की एक बहुत ही आम लेकिन कह सकते हैं बेहद ज़रूरी प्रतिक्रिया पर बात करने वाले हैं। तीव्र सूजन यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन। हमारे पास ना इस विषय पर कुछ मुख्य जानकारियां हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर ये पूरी प्रक्रिया, इसके कारण, इसके नतीजे, इन सब को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आपने भी कभी न कभी ये महसूस किया होगा, जैसे त्वचा पर खरोच लग जाए या कोई चोट या इन्फेक्शन हो तो वो जगह लाल हो जाती है, सूज भी जाती है और छूने पर गर्म लगती है, दर्द भी होता है ना? तो ये कोई ऐसी ही बात नहीं है, ये हमारे शरीर का एक बहुत सोचा समझा, तेज और मतलब एक शक्तिशाली डिफेंस मैकेनिज्म है। इसी को हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन असल में चोट या इन्फेक्शन के खिलाफ शरीर की पहली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सबसे तेज प्रतिक्रिया। ये वो पहली सेना है जो दुश्मन पर आप कह सकते हैं टूट पड़ती है। और ये एक जटिल प्रक्रिया है, पर शुरू मिनटों में हो सकती है और शरीर को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। हाँ, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन आखिर है क्या, इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलता है? देखिए, अगर सरल शब्दों में कहें तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन चोट या किसी हानिकारक चीज के जवाब में शरीर का एक तात्कालिक एकदम होने वाला और अल्पकालिक यानी शॉर्ट लिव्ड रिएक्शन है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जो प्रभावित टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, उनमें एक खास तरह की श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिनको न्यूट्रोफिल कहते हैं, वो इकट्ठा हो जाती हैं। अच्छा, न्यूट्रोफिल। हाँ, न्यूट्रोफिल। और साथ ही अक्सर इसमें एडिमा भी देखने को मिलता है। एडिमा मतलब सूजन? जी, एडिमा यानी ऊतकों में फ्लूइड जमा होने से सूजन आ जाती है। और इसकी खासियत है इसकी रफ्तार। ये सेकंडों या मिनटों में शुरू हो जाती है और आमतौर पर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक ही चलती है। ये हमारे शरीर की जो इनेट इम्यून सिस्टम है, जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली, उसका हिस्सा है। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो लंबे समय तक चलती है, उससे अलग है और उतनी स्पेसिफिक भी नहीं होती। ठीक है, तो ये एक तेज फौरी कार्रवाई है। न्यूट्रोफिल और सूजन, ये दो मुख्य बातें हुईं। लेकिन शरीर को ये सिग्नल कैसे मिलता है कि भाई अब एक्शन लेना है? कौन सी बातें हैं जो इसे ट्रिगर करती हैं या कहें कि उत्तेजित करती हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, शरीर खतरे के कई संकेतों को पहचानता है। जैसे ही ये संकेत मिलते हैं ना, इन्फ्लेमेशन का अलार्म समझ लीजिए बज जाता है। इन ट्रिगर्स में या उत्तेजक कारकों में क्या क्या शामिल है? सबसे आम तो है इन्फेक्शन। जैसे बैक्टीरिया, वायरस। जैसे कटना, जलना या कहीं कुचल जाना। एक और कारण है ऊतक परिगलन, मतलब नेक्रोसिस, जब किसी वजह से शरीर की कोशिकाएं मरने लगती हैं। अच्छा। जैसे ब्लड सप्लाई रुकने पर। हाँ, बिल्कुल, जैसे खून की सप्लाई रुकने पर। और हाँ, बाहरी पदार्थ भी, फॉरेन बॉडीज, जैसे त्वचा में कोई कांटा, फांस चुभ जाए या धूल के कण सांस में चले जाएं। ये सब शरीर के लिए खतरे की घंटियां हैं। समझ गई। तो जैसे ही शरीर को ये खतरे के सिग्नल मिले, अंदर क्या होता है? कौन से वो केमिकल मैसेंजर या मीडिएटर्स हैं जो इस पूरी लड़ाई को कह सकते हैं डायरेक्ट करते हैं? ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे शरीर इन सिग्नल्स को एक्शन में बदलता है। जैसे ही खतरा महसूस होता है, कई तरह के रासायनिक मध्यस्थ यानी मीडिएटर्स वो एक्टिव हो जाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे कोशिकाओं की सतह पर लगे सेंसर होते हैं। सेंसर? हाँ, टोल लाइक रिसेप्टर्स कहते हैं इनको। ये घुसपैठियों को पहचानते हैं। फिर आते हैं एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। इनमें प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे केमिकल शामिल हैं। अच्छा, ये नाम तो सुना है। दर्द और बुखार में इनका रोल होता है शायद। बिल्कुल, ये दर्द, बुखार जैसे लक्षणों में भूमिका निभाते हैं और अक्सर जो दवाएं हम लेते हैं वो इन्हीं को टारगेट करती हैं। इनके अलावा खून में प्रोटीन का एक पूरा सिस्टम होता है जिसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। इसे आप इम्यून सिस्टम की एक तरह की सपोर्टिंग आर्मी समझ सकते हैं, जो दुश्मनों को मार्क करने और नष्ट करने में मदद करती है। कुछ और क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे हेगमैन फैक्टर, फैक्टर 12, वो भी इसमें शामिल होते हैं। और हाँ, कई कोशिकाएं खुद मध्यस्थ की तरह काम करती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल तो है ही, मास्ट सेल्स हैं, इओसिनोफिल वगैरह। इन सभी का मिला जुला मकसद एक ही होता है कि जो मदद करने वाली कोशिकाएं और प्रोटीन हैं, उनको फौरन घटनास्थल पर, जहां जरूरत है, वहां पहुंचाया जाए। आपने इतने सारे मीडिएटर्स गिना दिए। एक और दिलचस्प चीज जो हमारे सोर्स मटेरियल में थी, वो है इन्फ्लेमेसोम। ये क्या चीज है? हाँ, इन्फ्लेमेसोम
ये एक काफ़ी नई और महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। ये दरअसल कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसका काम थोड़ा अलग है। ये उन खतरों को पहचानता है जो शायद कोशिका की सतह वाले रिसेप्टर ना पकड़ पाएं या जो कोशिका के अंदर घुस चुके हों। जैसे मृत कोशिकाओं के टुकड़े या बैक्टीरिया के अंदरूनी हिस्से या कुछ क्रिस्टल्स, जैसे गाउट में यूरिक एसिड क्रिस्टल बनते हैं। अच्छा। तो जब इन्फ्लेमेसोम इन चीज़ों को पहचान लेता है तो एक बहुत शक्तिशाली साइटोकाइन, जिसे IL-1 इंटरल्यूकिन 1 कहते हैं, हाँ। उसे एक्टिवेट कर देता है। ये IL-1 फिर सूजन की प्रतिक्रिया को और ज्यादा भड़काने और बढ़ाने का काम करता है। बाप रे। तो इसे आप कोशिका के अंदर का एक एक्स्ट्रा या बैकअप अलार्म सिस्टम कह सकते हैं। वाकई कमाल है। मतलब शरीर के पास कितने लेवल्स पर सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं। अच्छा, तो अब ये सारे मीडिएटर्स एक्टिव हो गए, संदेश पहुंच गया, अब आगे क्या होता है? एक्शन क्या होता है ग्राउंड पर? ये कोशिकाएं और प्रोटीन घटनास्थल तक पहुंचते कैसे हैं? यहीं पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दो मुख्य चरण सामने आते हैं। पहला, वैस्कुलर चेंजेस यानी खून की नलियों में बदलाव, और दूसरा सेलुलर इवेंट्स यानी इम्यून सेल्स का एक्शन। ठीक है। पहले बात करते हैं खून की नलियों में होने वाले बदलावों की। चोट या संक्रमण वाली जगह के आसपास की जो छोटी रक्तवाहिकाएं हैं, उनमें दो मुख्य बातें होती हैं। पहली, वैसोडाइलेशन यानी खून की नलियों का फैल जाना। हाँ बिल्कुल, खून की नलियों का फैल जाना। इससे उस इलाके में खून का बहाव तेज हो जाता है। इसी वजह से वो जगह लाल दिखती है, रेडनेस आती है और गर्म महसूस होती है, हीट। खून का प्रवाह बढ़ने के साथ साथ उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी भी हो जाती है, जिसे स्टेसिस कहते हैं। ये धीमापन आगे कोशिकाओं के मूवमेंट के लिए जरूरी है। अच्छा। दूसरी चीज है बढ़ी हुई परमिएबिलिटी। मतलब वो ज्यादा लीकी हो जाती हैं। हाँ, सही समझा। खून की नलियों की दीवारें ज्यादा लीकी हो जाती हैं। जो दीवार बनाने वाली एंडोथीलियल कोशिकाएं हैं, वो थोड़ी सिकुड़ती हैं, उनके बीच गैप बन जाता है। इससे खून में मौजूद प्लाज्मा फ्लूइड और प्रोटीन आसानी से रिस कर बाहर ऊतकों में जमा होने लगते हैं। और इसी से सूजन आती है? जी हाँ, इसी तरल जमाव की वजह से सूजन या इडीमा आती है, जिसे स्वेलिंग कहते हैं। तो मतलब शरीर पहले दरवाजे खोलता है, वैसोडाइलेशन, और फिर दीवारों को थोड़ा कह सकते हैं पारगम्य बना देता है, परमिएबिलिटी, ताकि मदद अंदर से बाहर आ सके। और इसी से लाली, गर्मी और सूजन होती है। अब दूसरे चरण पर आते हैं, सेलुलर इवेंट्स यानी कोशिकीय घटनाओं के बारे में बताइए। कौन सी कोशिकाएं हरकत में आती हैं और कैसे? कोशिकीय घटनाओं का हीरो हैं ल्यूकोसाइट्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इनमें सबसे महत्वपूर्ण है न्यूट्रोफिल। हाँ, न्यूट्रोफिल। इनका मुख्य काम है खून की नली से निकलकर ऊतकों में घुसकर उस जगह पहुंचना जहां दुश्मन है, जैसे बैक्टीरिया या मलबा है, जैसे मृत कोशिकाएं। ओके। और उसे साफ करना। ठीक है। खून की नली से बाहर निकलने की इस पूरी प्रक्रिया को ल्यूकोसाइट एक्सट्रावेसेशन कहते हैं। ये अपने आप में एक पूरी यात्रा है, जिसके 4 मुख्य पड़ाव हैं। 4 पड़ाव कौन कौन से? पहला है मार्जिनेशन और रोलिंग। खून का बहाव धीमा होने से ल्यूकोसाइट्स बीच की धारा से हटकर नली के किनारे पर आ जाते हैं और दीवार के साथ साथ लुढ़कने लगते हैं, जैसे कोई गाड़ी धीरे होकर सड़क किनारे आ जाए। अच्छा, लुढ़कते हुए? हाँ। दूसरा है एडहीजन यानी आसंजन। फिर कुछ खास मॉलिक्यूल्स की मदद से ये नली की अंदरूनी दीवार पर मजबूती से चिपक जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं। ओके। तीसरा ट्रांसमाइग्रेशन। ये सबसे हैरतअंगेज कदम है। ल्यूकोसाइट्स अपना आकार बदलकर एंडोथीलियल कोशिकाओं के बीच की जगह से हाँ, जैसे किसी भीड़ में से रास्ता बनाते हुए या कभी-कभी उनके आर पार होकर नली की दीवार को पार कर जाते हैं। अरे वाह। और चौथा पड़ाव है माइग्रेशन या कीमोटैक्सिस। बाहर ऊतकों में पहुंचकर भी उनका सफर खत्म नहीं होता। वे केमिकल सिग्नल्स का पीछा करते हुए जो घटनास्थल से आ रहे होते हैं, ठीक निशाने तक पहुंचते हैं। जैसे खुशबू सूंघकर खाने तक पहुंचना। बिल्कुल वैसा ही, कीमोटैक्सिस। इस पूरी जटिल कोरियोग्राफी का नतीजा ये होता है कि बड़ी संख्या में न्यूट्रोफिल और दूसरी बचावकर्मी कोशिकाएं समस्या वाली जगह पर जमा हो जाती हैं, और फिर वे बैक्टीरिया को निगलने, जिसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, या हानिकारक केमिकल छोड़ने और सफाई अभियान शुरू करने के लिए तैयार होती हैं। वाह, ये तो वाकई शरीर के अंदर चलने वाली एक पूरी सोची समझी सैनिक कार्रवाई जैसी लगती है। अच्छा, ये सब हो गया, दुश्मन से लड़ाई हो गई, सफाई हो गई। अब इसके बाद क्या होता है?
क्या हमेशा सब ठीक हो जाता है और सूजन गायब हो जाती है, या इसके कुछ और नतीजे भी निकल सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का अंत या उसका परिणाम कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे चोट कितनी बड़ी थी, किस वजह से हुई थी और क्या वो वजह पूरी तरह खत्म हो पाई। इसके कई संभावित रास्ते हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? पहला और सबसे अच्छा नतीजा है रेजोल्यूशन और हीलिंग, मतलब समाधान और उपचार। अगर हानिकारक एजेंट खत्म हो जाता है और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो सूजन धीरे धीरे कम होती है, मलबा साफ हो जाता है और टिश्यू पूरी तरह से अपनी नॉर्मल हालत में लौट आता है। इसमें IL-10 और TGF-बीटा जैसे कुछ मध्यस्थ मदद करते हैं, जो सूजन को शांत करने का सिग्नल देते हैं। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हुआ। हाँ, दूसरा है पर्सिस्टेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मतलब लगातार तीव्र सूजन बने रहना। अगर सूजन पैदा करने वाला कारण बना रहता है, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है जो काबू में नहीं आ रहा, तो तीव्र सूजन लगातार चलती रह सकती है। इसमें IL-8 जैसे मध्यस्थ न्यूट्रोफिल को लगातार बुलाते रहते हैं। अच्छा। तीसरा है एब्सेस फॉर्मेशन, यानी फोड़ा बनना। कभी कभी शरीर संक्रमण को एक जगह पर घेर लेता है, तीव्र सूजन का एक केंद्र बन जाता है, जिसके चारों ओर फाइब्रस टिश्यू की एक दीवार सी बन जाती है। इसके अंदर मवाद यानी पस इकट्ठा हो जाता है, जिसमें मरे हुए न्यूट्रोफिल, बैक्टीरिया और टिश्यू का मलबा होता है। इसे फोड़ा या एब्सेस कहते हैं। ओह, अच्छा, फोड़ा ऐसे बनता है? जी। चौथा है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बदलना। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन समस्या को हल नहीं कर पाती या कारण लगातार बना रहता है, तो यह धीरे धीरे क्रॉनिक यानी दीर्घकालिक सूजन में बदल सकती है। इसमें लड़ाई का मोर्चा बदल जाता है। न्यूट्रोफिल की जगह मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स जैसी कोशिकाएं हावी हो जाती हैं, और क्रॉनिक सूजन अक्सर टिश्यूज को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और कई गंभीर बीमारियों की जड़ होती है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस या एथेरोस्क्लेरोसिस। ओह, और पांचवा नतीजा? पांचवा है स्कानिंग या फाइब्रोसिस, यानी निशान बनना। अगर शुरुआती चोट या सूजन ने टिश्यू को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो शरीर उसकी पूरी तरह से मरम्मत नहीं कर पाता है। ऐसे में क्षतिग्रस्त हिस्से की जगह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ले लेता है, जिसे हम निशान या स्कार कहते हैं। ये काम तो करता है, पर असली टिश्यू जैसा नहीं होता। आपने मैक्रोफेज का जिक्र किया था अभी कि वो क्रॉनिक सूजन में महत्वपूर्ण है और थोड़ी देर से आते हैं सीन में। इनकी भूमिका के बारे में कुछ और बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जहां एक्यूट इन्फ्लेमेशन के शुरुआती दौर में न्यूट्रोफिल मुख्य सैनिक होते हैं, वहीं लगभग 2-3 दिन बाद मैक्रोफेज घटनास्थल पर मुख्य खिलाड़ी बन जाते हैं। ये बड़े सफाई कर्मी होते हैं। मरे हुए न्यूट्रोफिल, बैक्टीरिया, सेल का मलबा सबको खाते हैं। सफाई कर्मी? हाँ, लेकिन इनका काम सिर्फ सफाई तक ही सीमित नहीं है। ये कई तरह के शक्तिशाली साइटोकाइंस भी छोड़ते हैं, और यही साइटोकाइंस आगे की पूरी कहानी तय करते हैं कि सूजन अब ठीक होने की तरफ जाएगी या क्रॉनिक बन जाएगी या फिर निशान छोड़कर जाएगी। तो ये मैक्रोफेज एक तरह से सूजन के चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस की तरह हैं, जो रास्ता तय करते हैं कि अब किस दिशा में जाना है। वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प है। और यहाँ आकर्षक बात यही है कि कैसे शरीर की एक ही बुनियादी रक्षा प्रतिक्रिया, यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इतने अलग अलग अंजाम तक पहुंच सकती है, पूरी रिकवरी से लेकर एक स्थायी समस्या बनने तक। तो अगर हम संक्षेप में देखें, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन चोट या संक्रमण के खिलाफ शरीर का पहला, तेज लेकिन काफी जटिल जवाब है। इसमें खून की नलियों में बदलाव होते हैं, कई तरह के केमिकल मैसेंजर एक्टिव होते हैं, और फिर इम्यून कोशिकाएं, खासकर न्यूट्रोफिल, वो मोर्चे पर पहुंचती हैं। इसका मकसद तो शरीर को बचाना है, लेकिन नतीजा हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये पूरी तरह ठीक हो सकता है या फिर लगातार चल सकता है, फोड़ा बन सकता है, क्रॉनिक सूजन में बदल सकता है या फिर निशान छोड़ सकता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन जिंदा रहने के लिए अनिवार्य है। इसके बिना तो शायद मामूली से इन्फेक्शंस भी जानलेवा हो सकते थे। लेकिन यही शक्तिशाली प्रक्रिया अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए या गलत समय पर शुरू हो जाए, या कहें कि काबू से बाहर हो जाए, तो ये खुद शरीर के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाने लगती है। हाँ, ये तो है। तो बिल्कुल। तो कई बीमारियां हैं, जैसे एलर्जी है, ऑटो इम्यून रोग हैं, और यहाँ तक कि हार्ट अटैक और कैंसर के कुछ पहलुओं में भी अनियंत्रित इन्फ्लेमेशन की भूमिका देखी गई है। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि शरीर आमतौर पर इस दोधारी तलवार को कैसे संभालता है। कैसे वो ये सुनिश्चित करता है कि ये रक्षा प्रणाली फायदे की जगह नुकसान ना पहुंचा दें।
वो कौन से बारीक संतुलन और नियंत्रण के तरीके हैं जो इसे सही रास्ते पर रखते हैं। बिल्कुल। तो अगली बार जब किसी छोटी सी चोट या खरोच पर सूजन, लाली या गर्माहट महसूस हो, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उस अदृश्य लेकिन अविश्वसनीय रूप से जटिल और मतलब पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड घटनाक्रम के बारे में जो आपकी त्वचा के नीचे चल रहा है। और ये भी विचार करने लायक है कि कैसे कभी-कभी शरीर का यही रक्षक ही भक्षक बन जाता है जब ये नियंत्रण खो बैठता है। आज के इस विस्तृत चर्चा के लिए बस इतना ही।